आप सभी साथियों को एक बार फिर से मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ऑफिसर्स एग्जाम फोरम पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने पिछले टॉपिक जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ में 3 पार्ट्स कवर किए थे, जो 3 इरा थी, जैसे कि आर्कियोजोइक इरा, प्रोटेरोजोइक इरा और पैलियोजोइक इरा। अब हम अपने रिमेनिंग 3 इरा की बात करेंगे, जिसमें हमारा मेसोजोइक इरा, सेनोजोइक और नियोजोइक इरा। इन 3 इरा की बात करेंगे। मेसोजोइक इरा नाम है मध्यजीवी महाकल्प, यानी कि ये मिडिल का पार्ट है और मिड का पार्ट 24.8 से 6.5 करोड़ वर्ष का ये टाइम पीरियड है इसका। इसे सेकेंडरी इपोक भी कहा गया है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, पिछली बार के लेक्चर में हमने पैलियोजोइक को प्राइमरी इपोक यानी कि प्राथमिक युग कहा था, उसी प्रकार से द्वितीयक युग सेकेंडरी इपोक इसको कहा गया है और इसको भी 3 पीरियड्स में बांटा गया है, ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस। ट्रियासिक ये सरीसृपों का काल, एज ऑफ रेप्टाइल्स। सरीसृप का मतलब है रेंगने वाले जीव। सरीसृपों के लिए ये आदर्श अवस्थाओं वाला काल था। साथ ही साथ इसमें उड़ने वाले सरीसृपों की भी उत्पत्ति हुई है और सरीसृपों से ही प्रोटीथीरिया की उत्पत्ति हुई। प्रोटीथीरिया के बारे में समझ लीजिए, ये एक तरीके से स्तनधारियों की प्रारंभिक अवस्था है। यह निम्न कोटि के स्तनधारी हैं। कुछ लक्षण स्तनधारियों वाले यहाँ से शुरू होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर गोंडवाना का विभाजन हुआ। पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि एक आदि स्थलीय खंड था जिसको हमने पेंजिया नाम दिया था। पेंजिया के विभाजन की मैंने आपको हिंट्स में कुछ बताया था। तो उस पेंजिया का विभाजन 2 पार्ट्स में हुआ, नॉर्थ और साउथ। उत्तरी भाग जो था उसे हमने अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग उसको हमने गोंडवाना लैंड कहा था। तो अब यहाँ पर गोंडवाना में भी विभाजन होता है और ये गोंडवाना विभाजन जुरैसिक के पीरियड तक चलता है। इस गोंडवाना में विभाजन किस प्रकार से हुआ था, आइए मैप के माध्यम से समझते हैं। पेंजिया में उत्तरी अमेरिका, यूरोप, यूरेशिया का पार्ट, ये सब एक हिस्से में मिले हुए थे। इसी प्रकार से गोंडवाना भाग दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पूरा ओशिनिया महाद्वीप और साथ साथ अंटार्कटिका, ये सब भाग गोंडवाना लैंड के पार्ट में जुड़ा हुआ था। जब गोंडवाना में विभाजन हुआ तो गोंडवाना विभाजन के बाद दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और साथ ही साथ प्रायद्वीपीय भारत का भाग, ये सब अलग हुए और इनमें कुछ गति की अवस्था में आए। और जैसे कि आप ये समझ सकते हैं कि ये इस प्रकार की फिटिंग की अवस्था है कि इसको इसमें एडजस्ट किया सकता है। मेडागास्कर को यहाँ पर एडजस्ट किया जा सकता है और प्रायद्वीपीय भारत यहाँ पर जुड़ सकता है आकर के, और ये पार्ट सब जुड़ करके एक अपनी इकाई बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से गोंडवाना लैंड में विभाजन हुआ और जब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप दोनों पश्चिम की ओर विस्थापित हुए तो बीच में एक महासागर खुला जिसको अटलांटिक महासागर या अंध महासागर कहा गया। इसी प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत का भाग जब यहाँ से टूटकर अलग हुआ और बीच में मेडागास्कर उससे अलग हुआ, तो इस प्रकार से ये जो सागर खुला यहाँ पर, इसका हिंद महासागर नाम दिया गया। शेष भाग जो सागरीय भाग था, शेष भाग हमें पैसिफिक ओशियन के रूप में, यानी कि पैंथालासा का शेष भाग पैसिफिक ओशियन के रूप में दिखाई देता है और साथ ही साथ पेंजिया का शेष भाग हमें अंटार्कटिका महाद्वीप के रूप में दिखाई देता है। उसी प्रकार से अंगारा लैंड में भी विभाजन होता है और उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरेशिया का पार्ट बनता है। तो हमने मैप के माध्यम से जानने की कोशिश की कि गोंडवाना का विभाजन किस प्रकार से हुआ। अब बात करते हैं जुरैसिक पीरियड नाम से आप परिचित होंगे। जुरैसिक नाम से जुरैसिक पार्क जैसी फिल्में बनी हैं जो कि डायनासोर्स पर संबंधित हैं, जो कि सरीसृपों के ही वर्ग के अंतर्गत आते थे। इसमें आवर्त बीजियों की उत्पत्ति हुई, एंजियोस्पर्म्स। इसका मतलब है
कि ऐसे फूल वाले पौधे, ऐसे पुष्प वाले पौधे जिनके बीज आवर्त से यानी कि एक खोल या किसी सतह से ढके हुए होते हैं। प्रोटीथीरिया से मार्सुपियल यानी मेटाथीरिया स्तनियों की उत्पत्ति हुई। यह स्तनियों की एक इस निम्न स्तरीय अवस्था से थोड़ी सी उच्च प्रकार की अवस्था थी। इनमें स्तनधारियों के लक्षण और अधिक स्पष्ट हुए। उड़ने वाले सरीसृपों से ही फिर जो हमने यहाँ पर देखा था कि उड़ने वाले सरीसृपों का विकास हुआ टेरासॉर्स का, उड़ने वाले सरीसृपों से ही प्रथम पक्षी जिसको हम लोग आर्कियोप्टेरिस के नाम से जानते हैं, इसकी भी उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सरीसृप ही स्तनधारियों के भी और सरीसृप ही पक्षियों के भी पूर्वज हैं। आगे क्रिटेशियस पीरियड आता है जिसका टाइम पीरियड यहाँ लिखा है। इसमें रॉकी एंडीज, यूरोप की पर्वत श्रेणियों और पनामा कटक इनकी उत्पत्ति होती है और साथ ही साथ प्रायद्वीपीय भारत में लावा के जमाव से, जो हम प्रायद्वीपीय भारत में पढ़ते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार, उसका विकास होता है। साथ ही साथ उत्तर पश्चिम कनाडा, अलास्का, मैक्सिको और ब्रिटेन के डोबर क्षेत्र में खड़िया जो मिट्टी है एक प्रकार की, उसका जमाव होता है। तो इस प्रकार से क्रिटेशियस युग में ये पर्वत श्रृंखलाएं और साथ ही साथ भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र का विकास होता है। हम अभी मैप के माध्यम से इनको भी जानेंगे। अब बात करते हैं सीनोजोइक महाकल्प, जिसका टाइम पीरियड 6.5 करोड़ से लेकर के 20 लाख वर्ष तक का है। इसे तृतीय युग कहा गया है, टर्सरी एपॉक। इसको भी हमने 5 भागों में बांटा है, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। अब बात करते हैं पैलियोसीन की। इस टाइम पर एक पर्वतीकरण का फोर्थ फेज शुरू होता है। 3 फेज के बारे में हमने कल पढ़ा था, जैसे कि चर्नीनियन, जैसे कि हर्सिनियन, जैसे कि कैलेडोनियन। उसी प्रकार से चौथा चरण है अल्पाइन पर्वतीकरण और इसमें विश्व के सभी नवीन मोड़दार पर्वतों का विकास होता है। फोल्ड माउंटेन्स, यही वास्तविक अगर किसी को हम पर्वत कह सकते हैं तो इन्हीं को कह सकते हैं। तो नवीन मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ जिनमें हिमालय है, रॉकी है, एंडीज है। आप जानते हैं हिमालय, रॉकी, एंडीज ये बिल्कुल अंतिम अवस्था में, अंतिम चरणों में बनने वाले पर्वत हैं और ये आज भी युवावस्था में हैं और वृद्धिमान हैं। साथ ही साथ स्तनियों, कीटों और आवृतबीजी पादपों का ये युग कहा गया, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े विशालकाय जीव थे उनका यहाँ पर जब अंत हो गया तो यह छोटे आकार में अपेक्षाकृत छोटे स्तनियों, कीटों और आवृतबीजी पादपों का ये यहाँ पर विकास के लिए बहुत ही आदर्श अवस्थाओं का काल था। इसीलिए एज ऑफ ममल्स, इंसेक्ट्स एंड एंजियोस्पर्म्स इसको कहा गया। सेकंड पार्ट है इयोसीन। इसमें बृहद हिमालय का निर्माण होता है। हम लोग जानते हैं कि हिमालय हमारा कई स्तरों में विभाजित है। जब हम भारत का भूगोल, साथ ही जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया जब हम पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि हिमालय कितने चरणों में बना है और उसके कितने स्तर हैं। एक ट्रांस हिमालय है, फिर एक हिमालय है। हिमालय के भी 3 पार्ट हैं, मेजर हिमालय, मिडल हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक की श्रेणियाँ वगैरह। तो हम वहाँ पर जान लेंगे कि हिमालय और हिमालय की सारी चोटियाँ, जो श्रेणियाँ हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि सात जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर हिंद और अटलांटिक महासागर का विस्तार, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका शिफ्ट हुए तो बीच में अटलांटिक महासागर खुला। भारत, मेडागास्कर जब शिफ्ट हुए तब हिंद महासागर खुला। तो इस प्रकार से हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर का विस्तार, हाथी, घोड़ा, गैंडा, सुअर, इनके पूर्वजों का यहाँ पर उदय हुआ। हाथी, जैसे कि हाथी का पूर्वज मैमथ, हाथी से कई गुना बड़ा आकार का था, तो इनके सबके पूर्वजों का उदय होता है इस पीरियड में। नेक्स्ट है ओलिगोसीन पीरियड। ओलिगोसीन में बृहद हिमालय का निर्माण पूर्णतः की ओर, मतलब अपने कंप्लीट फेज की ओर पहुंचा, क्लाइमेक्स पर पहुंचा। आल्प्स पर्वत का निर्माण प्रारंभ होता है। आल्प्स आपको अभी मैप में बताया जाएगा कि ये यूरोप की श्रेणी है। बिल्ली, कुत्ता, भालू, इनके ही पूर्वजों का यहाँ पर उदय होता है। और पुच्छहीन बंदर, बहुत ही ज़्यादा जानना जरूरी है। पुच्छहीन बंदर ऐप का उद्भव, मानव की कहानी अब शुरू होने वाली है।
तो इस प्रकार से हमने ये इतने हिस्सों को पढ़ा है। एक बार इस चीज़ों में जो अभी जो नए नाम आए हैं जैसे कि रॉकी, एंडीज, यूरोप और साथ ही साथ अल्पाइन पर्वतीकरण के दौरान के पर्वत, आल्प्स, तो इनके बारे में थोड़ा सा मैप के माध्यम से जानने की कोशिश। वर्ल्ड फिजिकल मैप पर एक बार नजर डालते हैं। रॉकीज, एंडीज, आल्प्स, साथ ही साथ देखिए विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का क्षेत्र, विश्व की छत, पामीर नॉट, इन सब के बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे। साथ ही साथ हमने यहाँ पे पनामा कटक के नाम सुना था, अलास्का, कनाडा। अब फोर्थ फेज की ओर आते हैं, मियोसीन सर्कल, मायोसीन। इसमें लघु और मध्य हिमालय का निर्माण, हिमालय का ही यानी कि मिडल और लेसर। आल्प्स पर्वत अपने निर्माण की पूर्णता की ओर पहुंचता है। शार्क मछलियां, विशालकाय मछली, शार्क मछली यहाँ पर सर्वाधिक विकास पाती है। और साथ ही साथ अंटार्कटिका में पेंगुइन का विकास होता है। पेंगुइन आप जानते होंगे अंटार्कटिका में। जब दो प्लेटें इस तरह से आपस में टकराती हैं तो जो ये क्षेत्र जो बनता है यह भूसन्निधि का क्षेत्र होता है। और इसी में फिर यहाँ से हिमालय के क्षेत्र की ओर से आने वाली नदियों के साथ में जो बहुत सारे अवसाद, मिट्टी वगैरह उसके साथ जो बह करके आ रही थी, उन्हीं के इनमें जमाव से फिर आपको उत्तर के भारत में उत्तर के जो विशाल मैदान हैं उन विशाल मैदानों का निर्माण होता है। मानव की उत्पत्ति का काल जो हमने अभी पढ़ा था कि ऐप यानी कि पुच्छहीन बंदर, जिन्हें मानव का पूर्वज कहा गया, इनका उद्भव होता है। इन्हीं से फिर मानव के जो प्रारंभिक अवस्था थी, जो आदि मानव वाली अवस्था थी, उनका विकास होता है। 51 लाख से 20 लाख का ये पीरियड है। मानव की उत्पत्ति अफ्रीका, आपको मालूम होना चाहिए कि अफ्रीका की जो भूमि है उसे मानव का पालना कहा जाता है, यानी कि मानव ने सबसे पहले जन्म अफ्रीका के क्षेत्र में ही, अफ्रीका भूमि पर ही लिया था। अब बात करते हैं नियोजोइक महाकल्प। नियोजोइक यानी कि सबसे नया 20 लाख से लेकर अब तक का चतुर्थक युग है, क्वार्टरी इपोक है। और यह दो हिस्सों में हम बांट करके पढ़ेंगे, प्लीस्टोसीन और साथ ही साथ होलोसीन। प्लेस्टोसीन 20 लाख से 11,000 वर्ष पूर्व तक का पीरियड है। इसमें अब मैं भूगोल को इतिहास विषय से भी जोड़ूंगा, क्योंकि जब मानव का उद्भव हो गया तो अब मानव का इतिहास भी शुरू हो जाएगा। पृथ्वी का इतिहास अपने अंतिम अवस्था में है, लेकिन मानव का इतिहास अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। मानव की उत्पत्ति हो चुकी है और यहाँ पर अब मानव तेजी से विकास करेगा। यह पूरा पाषाण काल का पीरियड है। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी एशिया और यूरोप में हिम युगों का आविर्भाव होता है। क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं, हिम युग, उनका क्रम और उनके जो बीच का पीरियड था, इंटरग्लेशियल पीरियड, उसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में जो 4 क्रमागत हिम युग आए उनको नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोइन और विस्कॉन्सिन नाम दिया गया। साथ ही साथ जो यूरोप में 4 हिमयुग आए उन्हें गुंज, मेंडेल, रिस और वुर्म का नाम दिया गया। अब ये जो शीत युग, जो हिमयुग आए, इन हिमयुगों के पीरियड में जो बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, उन परिवर्तनों में कहीं ना कहीं स्थायित्व आया, उनमें सुदृढ़ीकरण का समय आया। लेकिन जब इनके बीच के जो गैप जो हमें दिखाई दे रहे हैं, यह गैप अपेक्षाकृत कुछ गर्म हुआ करते थे। शीत युग और बीच का पीरियड अपेक्षाकृत थोड़ा सा गर्म। तो इन जो ये इंटरग्लेशियल जो पीरियड थे, बीच के पीरियड थे, इंटरग्लेशियल का मतलब 2 शीत युगों के बीच का पीरियड जो कि अपेक्षाकृत गर्म हुआ करता था, उनको अपनोनियन, यारमाउथ, संगमन का नाम दिया गया। और ये वो पीरियड है जब उस समय की जीव जंतु और वनस्पतियों ने बहुत तेजी से विकास किया था। तो इन इंटरग्लेशियल पीरियड्स के दौरान
बहुत तेजी से सब पृथ्वी पर परिवर्तन और उद्विकास हमें देखने को मिलते हैं। इन्हीं समय पर बृहद स्तर पर पर्वतों का निर्माण होता है। उत्तरी अमेरिका में बृहद झीलों का निर्माण हुआ, हम इनके बारे में जानेंगे। स्थल रूपों का वर्तमान स्वरूप, यहाँ पर देखिए हमने अभी आया था कि महाद्वीप और महासागरों का वर्तमान स्वरूप, यानी कि आज महाद्वीप और महासागर जैसी अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, वह स्वरूप, वो अंतिम स्वरूप प्लियोसीन शक में प्राप्त हुआ था। लेकिन उस पृथ्वी पर या फिर महाद्वीपों पर या महासागरों पर जो आज का स्वरूप हमें दिखाई देता है कि कहीं पहाड़ हैं, कहीं पर्वत हैं, कहीं झील है, कहीं खाई है, तो वह स्वरूप जो है प्लीस्टोसीन शक में अंतिम अवस्था में पहुंचा, यानी कि फाइनल लास्ट फेज में पहुंचा। मानव अफ्रीका से एशिया यूरोप तक पहुंचा, जिसकी बात चल रही थी कि मानव अफ्रीका में मानव का उद्भव हुआ, मानव का विकास हुआ, फिर बाद में वह एशिया और यूरोप तक पहुंचा। साथ ही साथ शिकार हेतु पत्थरों के औजार बनाए, क्योंकि पुरा पाषाण काल नाम दिया हुआ है, पूरी तरह से मानव का जीवन पाषाण पर निर्भर था। उन्होंने पत्थरों के औजार बनाए और पुरा पाषाण काल, आप इतिहास में पढ़ेंगे कि पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, पुरा, मध्य और नव पाषाण काल, और वो विभाजन इनके औजारों की आकृति बनावट के आधार पर किया गया। तो यह बड़े बड़े औजारों का काल था। आने वाले समय में छोटे और अधिक परिष्कृत औजार हमको देखने को मिलेंगे, तो वो मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में आएंगे। नेक्स्ट होलोसीन पीरियड, जो कि 11,000 से लेकर के अब तक चल रहा है। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि हम इसमें पाषाण काल का शेष पार्ट भी रख लेंगे, यानी कि मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। साथ ही ताम्र पाषाण काल को भी इसी में रखा जाएगा, कांस्य युग को भी इसी में रखा जाएगा, और साथ ही साथ पूरा का पूरा हिस्टोरिकल पीरियड, हिस्टोरिकल में भी एंशिएंट, मीडिएवल और मॉडर्न, तीनों को ही हम सब इतिहास मानव का इसी में समाहित हो जाएगा। इसे इसीलिए एज ऑफ मैन कहा गया है, यानी कि ये मानव का काल आया है। और मानव ने भी बहुत तेजी से विकास किया, पशुपालन और कृषि। यहाँ पर हम जब एकाएक सुनते हैं कि पशुपालन और कृषि, तो हमारे दिमाग में छवि आती है कि यह मानव के लिए अपने जीविकोपार्जन के साधन के रूप में पशुपालन और कृषि आए होंगे। लेकिन पशुपालन और कृषि का महत्व मानव के जीवन में इससे कहीं ज़्यादा था, क्योंकि पशुपालन और कृषि के माध्यम से ही मानव सामाजिक हो पाया और साथ ही साथ संस्कृतियों और सभ्यताओं के जन्म की शुरुआत हुई। उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व एशिया के मरुस्थलों का उद्भव जो हम पढ़ते हैं, उत्तरी अफ्रीका सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, साथ ही साथ मध्य पूर्व एशिया के जैसे कि चीन और मंगोलिया के क्षेत्र के डेजर्ट, ठंडे डेजर्ट जैसे गोबी डेजर्ट, तो उनका भी यहाँ पर विकास हुआ। इस प्रकार से ये पृथ्वी का इतिहास लास्ट में जाकर के मानव के इतिहास पर जाकर के छोड़ दिया गया है, ताकि इससे आगे का जो इतिहास है वो, चूंकि मानव का इतिहास है, उसको हम मानव के इतिहास में पढ़ते हैं, यानी हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इस तरह से हमने जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ टॉपिक कंप्लीट किया है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, आपके क्या सुझाव हैं इस संबंध में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके दीजिए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अच्छा करने की प्रेरणा पाएँ। धन्यवाद।